नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोडेमी में। आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री क्लास 10th के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और अम्ल क्षारक अम्लवन। आज इसके तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कक्षा 10वीं, ठीक है, विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, और पाठ हमारा क्या है, धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए, इस वीडियो का ये पहला पार्ट हो जाएगा। ये लगभग 4 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि धातु के भौतिक गुणधर्म, यानी कि धातु के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं और क्या क्या गुण होते हैं और कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह क्या होती है, चमकदार, यानी कि चमकीला होता है। जैसे सोना क्या है, धातु है, चमकता है। चांदी क्या है, धातु है, वो भी चमकता है। आप एल्युमिनियम भी देख सकते हैं, एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है, चमकता है। तांबा भी क्या है, धातु है, चमकता है। ठीक है, तो ये सब धातु है जो चमकते हैं। तो यानी कि धातु के पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा कि धातु चमकदार होती है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा कि धातु के दो गुणधर्म को लिखें, 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये अगला है हमारा कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु क्या होती है, सामान्यतः कठोर, यानी कि वो टूटती हाली नहीं है। यानी कि लोहा भी कठोर होता है, तांबा भी कठोर होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की क्वेश्चन हमेशा अपवाद से ही पूछा जाता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आएगा वो अपवाद से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। ये तीनों जो होते हैं मुलायम होते हैं। ठीक है, ये तीनों धातु हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों धातु हैं, लेकिन ये तीनों क्या है, मुलायम है। यानी कि धातु क्या होता है, धातु का गुण है कि क्या गुण है कि कठोर होता है। मान लीजिए किसी इंसान का गुण है कि वो हमेशा सही काम करता है, लेकिन गलती से कभी गलत काम कर देता है। उसी प्रकार अपवाद में ये तीनों धातु हैं, धातु होते हुए भी ये क्या है, मुलायम है। यानी कि मुलायम ये कह सकते हैं कि पनीर, यानी कि पनीर को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। बिल्कुल इसी तीनों धातु को भी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को भी चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं या कौन सा धातु मुलायम होता है। इसलिए इस तीनों धातु को ध्यान में रखिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं मुलायम होते हैं। अगला हमारा है कि धातु कमरे के ताप हो गया, इस ताप है, ठीक है, ताप पर ठोस होता है। यानी कि धातु जो है कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस यानी कि सोलिड। ठीक है, सोलिड होता है। लेकिन अपवाद में भी आप देख सकते हैं कि मरकरी या पारा, यानी कि इसको हम लोग सिंबल में Hg बोलते हैं। मरकरी या पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है, द्रव, यानी कि लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, यानी कि ये जो मरकरी या पारा है ये भी धातु है, लेकिन धातु का गुण ये अपवाद में है। ये क्या चीज में होता है, द्रव में। धातु के देखिए, धातु का गुण है कि वो ठोस होगा कमरे के ताप पर। कमरे का ताप का मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, कमरे के ताप को कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, द्रव रहता है। अगला है आघात वर्धता, यानी कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना। यानी कि समझिए कि हम धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, कौन से चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। तो इसी गुण, धातु के इसी गुण को हम लोग आघात वर्धता भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी पूछ लिया जाएगा कि आघात वर्धता को परिभाषित करें। तो यानी कि किसी भी धातु को अगर पीट कर पतली चादर के रूप में बदल दे तो उस गुण को, धातु के उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धता बोलते हैं। ठीक है, धातु को आघात वर्धता बोलेंगे। तो जैसे में हम लोग देख सकते हैं लोहे का चादर, आप लोग देखे होइएगा कि बड़े बड़े बॉक्स बनते हैं एल्युमिनियम के चादर से, तो भी क्या है, धातु ही है। यानी कि उसको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसी गुण, धातु के इसी गुण को आघात वर्धता भी कहते हैं। ठीक है, अगला है तन्यता। तन्यता भी एक धातु का क्या है, गुण है। धातु को पतली तार के रूप में बदला जा सकता है। यानी कि धातु को पतली तार के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे घरों में हम लोग देखते हैं बिजली के तार जो लगे रहते हैं, तांबा के तार होते हैं या एल्युमिनियम के तार होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी धातु हैं। इनका गुण क्या है कि इनका गुण है कि इनको हम लोग पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तन्यता भी आपको 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा कि तन्यता को परिभाषित करें। तो तन्यता को परिभाषित करने के लिए 2 नंबर के लिए लिखेंगे कि धातुओं को जब पतली तार के रूप में बदला जा सकता है तो धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, यानी कि तांबा के तार और एल्युमिनियम के तार को जब हम लोग उदाहरण में दे सकते हैं। अगला है हमारा कि धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, वही हम लोग जो पढ़ रहे हैं धातु के भौतिक गुणधर्म में छठा है
कि धातु सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी कि यूं समझिए, सुचालक कहने का मतलब कि कोई ये लोहे का रॉड है, ठीक है, लोहे का रॉड, हमने यहाँ इसको गर्म किया, आग पे यहाँ गर्म किया, हमें यहाँ महसूस हो जाएगा कि गर्म है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये चल के आया उष्मा, उष्मा जो है यहाँ से यहाँ क्या हुआ? चल के आया। बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग तांबे के तार में देखते हैं कि यहाँ बिजली के तार से जोड़ा जाता है और करंट हमें यहाँ लग जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ? चल के आया करंट। यानी कि ये जो होते हैं धातु, जो होते हैं धातु, ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं विद्युत और ऊष्मा में, ठीक है। अपवाद में यहाँ भी है, क्वेश्चन अपवाद से ही बन जाता है। सीसा और पारा ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने भी अपवाद हैं वहां से 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो सीसा और पारा क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला है 7 नंबर, सामान्यतः धातु के घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं। यानी कि धातु का घनत्व जो है अधिक होता है, यानी कि समझ लो कि लोहे का टुकड़ा है, तो इसमें लोहे के टुकड़ों को अब छोटा छोटा, कितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं आप पता नहीं लगा सकते हो, इतने ही करीब करीब होते हैं, इतने करीब करीब होते हैं कि अब हमें पता ही नहीं चलता है और वो हमें सॉलिड तरह दिखता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो घनत्व है अधिक है, इसमें इतना ना घनत्व होता है धातु में कि हमें पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल उसी प्रकार गलनांक, जब इसको हम लोग पिघलाएंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलेगा, यानी कि इसका घनत्व और गलनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। हमने इस चीज को क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग। अब इसका अपवाद देखिए, अपवाद में है कि सोडियम पोटेशियम का घनत्व क्या होता है? कम होता है। ये काम हो गया है, कम होगा, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व क्या होता है? क्यों होता है जी कम? क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं मुलायम होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। अगला है ध्वनिक। ध्वनिक है कि धातु कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करते हैं। यानी कि धातु जो है अगर कठोर सतह से टकराया जाए तो वह आवाज उत्पन्न करेगा, ठीक है। जैसे साइकिल की घंटी, हम लोग साइकिल में देखते हैं कि धातु लगा रहता है, जब हम लोग उसको टकराने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वह आवाज उत्पन्न करता है। जैसे मंदिर का घंटा सिंपल देखो ये कि कहीं पे भी जब हम लोग उसको टन मारेंगे तो टन की आवाज निकलती है, यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं? टकराने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है? आवाज निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि धातु में क्या होती है? ध्वनिक नाम की गुण होती है। यानी कि ध्वनिक आपसे पूछ लिया भी जाएगा, ठीक है, 2 नंबर के लिए कि ध्वनि को परिभाषित करें। अगला है हमारा अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो हाँ, हम लोग धातु के देखे, अब क्या देखेंगे? अधातु के भौतिक गुणधर्म। आइए देखते हैं। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने धातु में क्या देखा था कि धातु की सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातु की सतह क्या होती है? चमकदार नहीं होती है। इसमें लेकिन एक अपवाद है कि आयोडीन की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। क्वेश्चन यहाँ से बन भी चुका है एग्जाम में और बनने की संभावना भी है कि कौन सी अधातु, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कौन सी अधातु की सतह चमकदार होती है? ये जो है आयोडीन अधातु है, लेकिन इसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है, ठीक है। अगला है कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, यानी कि अधातु जो है कठोर नहीं होते हैं। जैसे आप कोयला को देख सकते हैं, कोयला को जब हम लोग तोड़ेंगे तो बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, यानी कि ये कठोर नहीं होता। लेकिन इसका एक अपवाद है कि हीरा सबसे कठोर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा क्या है? तो सबसे कठोर होता है, ठीक है। यानी कि यूं समझिए कि जितने भी अपवाद हैं उन सभी से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला है कि अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। यानी कि अधातु का एक गुण है कि वह कमरे के ताप को हम लोग आपको बता दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे या तो वह ठोस होगा या गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। यह अधातु का गुण है। लेकिन अपवाद में है कि ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कब? कमरे के ताप पर। ब्रोमीन क्या चीज में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिए जाएंगे कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन वहां टिक लगाएंगे। अगला है कि अधातु आघातवर्ध्यता नहीं होती है। आघातवर्ध्यता का मतलब कि पीट कर पतली चादर बनाना। क्या बनाना? पतली चादर बनाना, ठीक है, पतली चादर। तो इसको हम लोग पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते हैं। किसको? अधातु को। अगला है कि अधातु तन्य नहीं होती है। तन्य का मतलब का पतली तार बनाना, ठीक है। तो अधातु को भी हम लोग पतली तार नहीं बना सकते। अगला है 6 नंबर कि अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी कि अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी कि कोई भी मान लीजिए कि कोई अधातु है, यहाँ इसको गर्म करेंगे तो हमें यहाँ महसूस नहीं होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चल के ये नहीं आएगा।
यानी कि ये जो है अधातु जो होता है वह ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में एक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं अपवाद में कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन विद्युत के क्या है, सुचालक है। ठीक है, यानी कि हम लोग ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे बचपन में जो पेंसिल से हम लोग लिखते थे, तो पेंसिल का जो अंदर का काला काला कलर का जो होता था वह ग्रेफाइट ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सामान्यतः अधातु के घनत्व और गलनांक कम होते हैं, काम हो गया है सॉरी, कम होते हैं। ठीक है, यानी कि धातु में हम लोगों ने क्या देखा था, घनत्व और गलनांक ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है। ठीक है, अब यहाँ है कि धातु ध्वनिक नहीं होते हैं। ध्वनिक का मतलब क्या, कि जो सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करे, लेकिन अधातु आवाज उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अगला है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय प्रवृत्ति के होता है। आप उसमें ये एक लाइन छूट गया था धातु वाले में, तो धातु वाले में लिख लीजिएगा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कौन, धात्विक ऑक्साइड। ये अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति के, लेकिन धात्विक ऑक्साइड जो होंगे वो क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है कि धातु के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि वह अभी हम लोगों ने देखा धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म। यहाँ हम लोग को देखना है धातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब बोल रहा है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन यानी हम लोग ऑक्सीजन की जगह वायु भी दे सकते हैं। ठीक है, वायु भी दे सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बच्चे पूछ देते हैं क्वेश्चन क्लास में कि सर वायु में केवल ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, जबकि वायु में तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और नाइट्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि वायु की जगह हमेशा अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह क्रियाशील नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। यानी कि यहाँ समीकरण से भी समझ सकते धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे कॉपर धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, यानी धातु ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यानी कि धातु ऑक्साइड बनाएगा। अब अगला हमारा है कि धातुएं जो होते हैं, जो सभी धातुएं होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यानी कि अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से अभिक्रिया करने का मतलब कि कोई कुछ कोई कुछ। चलिए वो भी देख लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो है, सोडियम Na और K पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, यानी कि अचानक जो है आग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब काहे आग पकड़ लेते हैं जी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिस कारण ये अचानक क्या कर लेते हैं, वायु में आग पकड़ लेते हैं। हालांकि सोडियम जो है पानी में भी आग पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन आप वायु का ही समझिए। तो इनमें क्या होता है कि यही आग पकड़ने से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ एक और बात है कि केरोसिन में ही क्यों डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में सोडियम और पोटेशियम का टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है, तापमान टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ठीक, अगला हमारा है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी यानी सीसा, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इन धातुओं पर क्या होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी कि सिंपल ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, लेड यानी कि सीसा। अगला है लोहा वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि जब लोहे को हम लोग वायु की उपस्थिति में, नॉर्मल तो वायु की उपस्थिति में ही गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं दिखता है, वहां हमें कोई एक्टिविटी दिखती नहीं है, कोई गर्म होता है। ठीक है, लेकिन यही लौह चूर्ण, लौह चूर्ण का मतलब का आयरन पाउडर यानी कि लोहे का पाउडर जो होता है, गर्म करने पर यह तेजी से जलने लगता है, यानी कि आग पकड़ लेगा। ठीक है, उसमें यानी कि समझिए कि लोहे को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं हो, कोई एक्टिविटी हमें दिखेगा नहीं। लेकिन यही लोहे के पाउडर यानी कि लौह चूर्ण को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वह आग पकड़ लेगा, यानी जलने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है कि कॉपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। यानी कि कॉपर जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो कॉपर पे काले रंग की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। अगला है Ag यानी कि चांदी
और एयू सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, कि यानी कि ये दोनों जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आप देखते होइएगा जो चांदी है ये बहुत सालों के बाद थोड़ा थोड़ा कालेपन आने लगता है, लेकिन ये हाल अभिक्रिया नहीं करती है वायु के साथ, इसलिए यहाँ आप लोग नहीं ही समझिएगा, ठीक है। करती है लेकिन बहुत दिनों के बाद। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड, ये आपसे 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है उभयधर्मी ऑक्साइड 2 नंबर के लिए, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है कि वे धातु ऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा ये धातु ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे जो है अधातु ऑक्साइड एग्जाम में लिख के चले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड है, ठीक है। कोई धातु ऑक्साइड है वह अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षारक के साथ, दोनों में से किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। अब करने के बाद बनाएगा आपका जल और लवण, ठीक है। जैसे उदाहरण में समझते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि अम्ल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, लवण, यानी कि लवण बना रहा है और ये जल बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों ने परिभाषा में लिखा वही उदाहरण में यहाँ है। अब देखिए फिर यहाँ एल्युमिनियम है, ये क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है, ठीक है। क्षारक के साथ यहाँ हम लोगों ने आपको बताया ही है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, क्षारक के साथ अभिक्रिया, उत्पाद में दोनों वही बनेगा, जल और लवण। तो यहाँ भी जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल बना, तो यहाँ भी क्या होगा, लवण और जल बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर के लिए पूछ ले जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है धातु के रासायनिक गुणधर्म में ही कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड भी बना सकता है या हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन भी आपको बनाएगा, यानी कि धातु अगर या में ये लिख लीजिएगा, या कि धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि समझिए सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक, जल नहीं सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ जो है आपका लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके लोहे का ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड और जल बनाया। देखिए यहाँ इन दोनों कंडीशन में हाइड्रोक्साइड बना रहा है लेकिन यहाँ ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए यहाँ परिभाषा में आपका लिखा गया है कि ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बना सकता है प्लस में, लेकिन हाइड्रोजन जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर के लिए भी पूछ ले जाएगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, 1 नंबर के लिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए अलग अलग धातु यानी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग धातु हैं, जल के साथ अलग अलग अवस्था, जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ठंडा जल गर्म जल अवस्था, यानी अवस्था बदल गया ठंडा और गर्म, समझ गए। तो बिल्कुल उसी प्रकार सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये जो तीनों है ये ठंडे पानी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार एल्युमिनियम लोहा और जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल वाष्प का मतलब क्या, जल वाष्प का मतलब कि भाप जो होता है ना, भाप वेपर, वाटर वेपर जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर वाष्प, वही जल वाष्प के साथ ये तीनों क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा कौन सा धातु जल वाष्प के लिए जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम लोहा जिंक तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो हम लोग टिक लगा सकते हैं आसानी से। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम कौन सा जल के साथ, गर्म जल के साथ। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो बस एक ही है मैग्नीशियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्युमिनियम लोहा जिंक जल वाष्प यानी कि भाप यानी कि वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। अगला है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, यानी कि जल का जो सतह ऊपरी सतह है वहां आके वो तैरने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, उसमें जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वह कैल्शियम मैग्नीशियम की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो हल्का होता है जिसके कारण वह ऊपर तैरने लगता है। अगला है कि सोना चांदी कैल्शियम Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि ये चारों जो हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये कैल्शियम नहीं होगा यहाँ, ठीक है, ध्यान रखिए कैल्शियम यहाँ नहीं होगा, सोना चांदी और Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु
के रासायनिक गुणधर्म में ही तीसरा हमारा है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए धातु तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब क्या होता है? तनु अम्ल का मतलब होता है कि जिसमें पानी अधिक मात्रा में हो और अम्ल कम मात्रा में हो, उसे तनु अम्ल बोलेंगे। लेकिन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, अम्ल क्या है? अधिक मात्रा में, और पानी क्या है? कम मात्रा में, उसे हम लोग सांद्र अम्ल बोलेंगे। लेकिन यहाँ धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया हमेशा कराया जाता है। इसलिए कराया जाता है कि जब सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो वो बहुत उष्माक्षेपी होता है और अगल बगल के वातावरण को जला सकता है, हो सकता है आपके शरीर उड़ी को भी जला सकता है। इसलिए हमेशा अभिक्रिया जो है तनु अम्ल के साथ कराया जाता है। तो ये धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए Fe लोहा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये मिलकर बनाएगा आयरन क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद एल्युमिनियम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा एल्युमिनियम क्लोराइड और गैस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, यानी कि 1 नंबर के लिए यहां से ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर के लिए कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर 2 नंबर के लिए आ जाए तो ये उदाहरण सहित आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगला है कि धातु के रासायनिक गुणधर्म में कि धातुएं जो होते हैं अन्य धातु के साथ, अन्य धातु लवण, ध्यान रखिएगा, धातु लवण के साथ अभिक्रिया, तो यानी कि धातु ए है, कोई धातु ए है मान लीजिए, उसके बाद अन्य धातु लवण यानी कि धातु लवण है। ठीक है, बी है, धातु लवण क्या है? बी है। तो ये जो बनेगा ये लवण विलयन, यानी जो लवण का विलयन होगा वह ए के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा और धातु बी बाहर निकल जाएगा। यानी कि पहले चैप्टर में हमने आपको सीधे सीधे पढ़ा रखा था विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसका परिभाषा हम लोगों ने क्या लिखा था कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसमें उदाहरण में भी बिल्कुल यही था। ध्यान रखिए, लोहा जो है कॉपर सल्फेट, यानी कि क्या है? कॉपर क्या है? कॉपर एक धातु है और सल्फेट क्या है? लवण है, यानी कॉपर सल्फेट ये धातु लवण हो जाएगा। कॉपर सल्फेट ये केवल लोहा धातु हो जाएगा। के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जो लोहा है वह कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। यानी कॉपर को देखिए निकाल दिया और सल्फेट को मिला लिया। यानी कि इस अभिक्रिया को हम लोग पहले चैप्टर के अनुसार विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? ये हम लोग सक्रियता श्रेणी से पहचानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं सक्रियता श्रेणी क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, जो मजबूत व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति को चलने देगा? नहीं चलने देगा। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। सक्रियता श्रेणी 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा कि वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यानी कि कोई भी सारणी मान लीजिए, ठीक है, सारणी है इसमें धातुओं को ऊपर से नीचे ले व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, व्यवस्थित कर दिया गया है कि ऊपर वाले अधिक अभिक्रियाशील होंगे, नीचे वाले कम अभिक्रियाशील, उससे कम अभिक्रियाशील, उससे कम अभिक्रियाशील, उससे कम अभिक्रियाशील, उससे कम अभिक्रियाशील। तो इसी सारणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि वह क्या होता है। देखिए यहाँ सक्रियता श्रेणी परिभाषा भी सेम है। देखिए यहाँ पोटेशियम जो है, पोटेशियम के अधिक अभिक्रियाशील है, ऊपर है। उसके बाद कैल्शियम है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम का नंबर है, कैल्शियम के बाद सोडियम का नंबर है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन और धातु है, इसलिए देखिए ये बार ब्रैकेट में रखा गया, इसको ध्यान दीजिए। तांबा, कॉपर, देखिए लोहा क्या कर रहा था? कॉपर को निकाल रहा था ना। देखिए लोहा जो है ऊपर है, इसका मतलब अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे, इसका मतलब कम अभिक्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। अब देखिए मान लीजिए कि अगर लोहा को विस्थापित करना हो तो हम जिंक को भी ला सकते हैं, एल्युमिनियम को भी ला सकते हैं। ये जिंक जो है लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, एल्युमिनियम भी लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि ये दोनों क्या कर सकते हैं? इनको बाहर निकाल सकते। तो आज भर के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको रिवीजन कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको थ्योरी बता रखा है। ठीक है, और वीडियो से आपने कुछ सीखा, लग रहा है कि तैयारी सही से चल रही है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा
और अपने दोस्तों को यानी कि जिनको जरूरत है इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।